हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आप सभी जानते भी होंगे एलआईसी एजेंसी के बारे में। आप सभी जुड़ना भी चाहते हैं, आप लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। बट इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं कमीशन के अलावा, वो भी हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन। आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन को मैं तीन भागों में डिवाइड करता हूँ। The topic which I'm going to be cover will be a short intro about myself, a brief intro about LIC's profile, and most important key benefits of LIC agency। आपका आपकी आप जो एजेंसी जुड़ना चाहते हैं उसके क्या क्या फायदे हैं वो हम देखेंगे। और सेकेंडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें है कि जो रिन्यूअल कमीशन मिलता है उसका क्या कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। दैट इज क्वाइट मैजिकल। आई विल वी विल सी दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट अबाउट मी। LIC was established on 1st September 1956, and on 31st August 2021, we have completed glorious 65 years. I am Rohit Kumar. I am Development Officer in LIC of India. My basic profile is to recruit advisors for in LIC of India. मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 104 इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जिनमें से कुछ इस कार्य को एज ए पार्ट टाइम के तौर पे करते हैं, कुछ इस कार्य को एज ए फुल टाइम करियर के तौर पे करते हैं। मैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे फाइनेंशियल लिटरेसी और इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम्स को एड्रेस करते रहता हूँ। उन्हीं सेमिनार्स की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। चलिए, ये तो इंट्रो मेरी हो गई। अब लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन विथ विच यू आर willing to join, you should know about the mammothness of this organization. So let's start about LIC. भारत में LIC लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में टॉप मोस्ट ब्रांड है। आप यह भारत की टॉप मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। LIC के लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट्स के अनुसार LIC का लाइफ फंड 34 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। 34 लाख करोड़। जबकि अगर इसके एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट्स 38 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। अभी आगे हम वी विल सी लेटर ऑन कि ये जो है इंडियन जीडीपी का कितना पार्ट होल्ड करता है। पूरे हमारे भारत देश के जो जीडीपी है उसका एक बहुत ही बड़ा चंक ये होल्ड करता है। वी विल सी दैट। अगर हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करें तो LIC की रैंकिंग दुनिया के टॉप मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज में होती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, उसके फंडामेंटल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रांग है। तो अगर मैं LIC के फंडामेंटल स्ट्रेंथ की बात करूं तो यू कैन सी कि LIC का सरप्लस, जिसे प्रॉफिट भी कह सकते हैं, वो हर साल बढ़ रहा है। लास्ट का जो ग्राफ आप देखेंगे उसमें थोड़ी कमी आई है सरप्लस में, बिकॉज वो कोरोना के समय काफी ज्यादा क्लेम सेटलमेंट करना पड़ा था। इस कारण से प्रॉफिट में कमी आई है, बट स्टिल वी वर प्रॉफिटेबल इन दैट सिनेरियो ऑल्सो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का फेथ इस बात से पता चलता है कि खास करके इंश्योरेंस कंपनी में वो कितना प्रीमियम आ रहा है। अगर वो प्रीमियम का डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो हर साल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब वो कंपनी, उस कंपनी में लोगों का फेथ अभी भी बना हुआ है। तो जैसे इस ग्राफ में देख सकते हैं आप कि ये हर साल बढ़ता जा रहा है। हर साल के प्रीमियम इंक्रीज जो है 23 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होने के बावजूद, एक्सेस में आने के बावजूद, 65 साल पुराने होने के बाद भी हमारी LIC जो है प्रीमियम में लोगों का फेथ बढ़ता जा रहा है। इसी कारण प्रीमियम में इंक्रीज होता जा रहा है। वही अगर मैं लाइफ फंड की बात करूं तो लाइफ फंड भी जैसे आप देख सकते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं LIC को एक देश मानता हूं और LIC अभी तक की गई सारी इंडिविजुअल पॉलिसीज को अगर मैं जोड़ के देखूं तो जो भी इंडिविजुअल पॉलिसी अभी तक LIC में हुई है उसको LIC की पॉपुलेशन अगर मान लो, तो अगर मैं वर्ल्ड में रैंकिंग करूंगा, पॉपुलेशन की रैंकिंग करूंगा सभी सारे देशों के देशों को, तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो LIC का स्थान चौथा आएगा। फोर्थ पोजीशन इट विल होल्ड। If we are going to arrange all the countries on the basis of their population, then LIC is going to hold fourth position. That's a very big thing. Only three countries in the world have population more than number of LIC's policies, that are India, China, and USA. Okay, fine. Few days back on the 4th Jan 2022, you must have read in an article about LIC's asset.
LIC का जो एसेट है उस स्टडी की थी तो $463 बिलियन में इसके एसेट्स को मेजर किया गया था। So it was said that कि LIC's assets are such a large hold such a large amount that it is about 18% of India's GDP। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसका 18% जो है हमारे एसेट्स LIC के एसेट्स ही है, ठीक है। और अनदर वे वी कैन से दैट कि जो हमारे जो एसेट्स हैं that is equivalent to 18% of India's GDP। That's a very big thing about any financial institution। Even you can see the heading that LIC assets base are bigger than Pakistan GDP। Not only of Pakistan, we will see कि there are many other countries whose GDPs are much lesser than that of LIC's assets। Okay, now 463 billion is basically, if I'm going to convert into the million, it will comes out to be 4,63,000 million। Fine। Why I have convert? Because जो World Bank के वेबसाइट पे जो जीडीपी की रैंकिंग होती है दैट इज इन द मिलियन डॉलर मिलियंस में। फाइन। सो basically 463 billion is basically $4,63,000 in terms of million। Now, if I consider, wait, if I consider LIC as a, wait a second, please। ओके अगर मैं LIC के एसेट और वर्ल्ड जीडीपी का कंपैरिजन करूं तो अगर मैं LIC को एक कंट्री मानता हूं, इफ LIC वुड हैव बीन अ कंट्री एंड इट्स एसेट्स बी इट्स जीडीपी, तो ये जो रैंकिंग देख रहे हैं आप, ये मैंने वर्ल्ड बैंक के साइट से वेबसाइट से दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जीडीपी का डेटा मैंने उठाया है। तो यू कैन सी इट इन जीडीपी इन मिलियंस। फाइन। सो if I'm going to arrange them in their decreasing order of their GDP, then India holds sixth position in the world। Fine, that's a great thing। And if I am going to compare LIC assets with the GDP of the different worlds, then you will be astonished to find that LIC holds 25th position। That's a big thing। It means that कि अगर हम दुनिया में सभी कंट्रीज की जीडीपी की रैंकिंग करते हैं, इन दैट केस जो भी आपका दूसरी कंट्रीज हैं, वेट या दूसरी कंट्रीज हैं उनके जो जीडीपी की रैंकिंग अगर हम करते हैं तो LIC का स्थापना पोजीशन जो है 25th पोजीशन पे आएगा। नाउ यू कैन सी देयर आर फ्यू countries which have been highlighted: Israel, Norway, UAE, Denmark, Singapore, Malaysia, South Africa, Bangladesh, Pakistan, Finland. These are said to be the bigger countries, except Pakistan and Bangladesh। Fine, they are said to be the bigger countries, but still, LIC's GDP is much more than that of their LIC's assets are much more than that of these countries' GDP। So it's a very big thing। I have taken the data from the World Bank website। This is the link of that site। If anybody wants to go, he or she can go। Fine। So this was about the LIC GDP sort of thing। Fine। One very important thing that most of the people know about this and most of the people don't know about this thing, that LIC की जो भी पॉलिसीज होती हैं उनकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 1956 में when LIC was established, in that case section 37 was introduced। According to Section 37 LIC Act 1956, all liabilities, including accrued bonus, are guaranteed by the Government of India to payment in cash। The money given to LIC is money entrusted with the Government of India। So आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं उस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे, किसी को अगर पॉलिसी सजेस्ट करते हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कल को LIC को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि उस केस में भारत सरकार इसकी गारंटी लेती है। फाइन फ्रेंड्स, ओके। Now we have finished two parts। First part was about me, second part was about LIC's fundamentals। Now third part is about LIC's agency career, that is very much important। Life Insurance Corporation of India, India's number one life insurer, welcomes you to the world of unlimited income, unmatchable benefits, the career of life insurance agency। Now
If I talk about LIC agency career, so there are very unique things about different careers. The uniqueness of LIC agency career is that it's a zero startup capital venture. Means you don't have to invest lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, or thousands also to start this career. It's a very nominal examination fee will be there that is charged by the IRDA for examination. It's around 504 or 503 rupees, and registration charge of 150. That's all. There's a no limit on the income. You can earn as much as you want. If you want to earn in lakhs, LIC is ready to provide that in lakhs. If you want to earn in crores, if the LIC is going to provide that to you. If you want to earn in hundreds also, then also LIC is going to provide that. Commissions are given on the monthly basis, so it's a kind of salary. Each month you are going to do the policies. Each month you are going to get the commission. Yearly bonuses, commission are also provided in this one. Whatever work you are going to do, accordingly bonus will be provided to you also. In that case, renewal commission, that is a very most attractive thing about LIC agency, the renewal commission. We will see that. Contributory pension is also there. It has provision of gratuity. LIC provides gratuity to its advisor up to 3 lakh. We will see that. Group insurance are provided. Mediclaim is also provided to them. Hereditary commission is provided. That's a very good thing. We will discuss that in later part of this session. Allowances and advances. There are many allowances and advances. We will see that also one by one. Functional privileges in the sense, अगर कोई event होता है तो उसमें जो भी अच्छा कार्य करते हैं, जो भी advisor they work good, those who work better, they are honored by our distinguished chief guests and other persons. Now, the most important thing is about the commission. So, if anybody is going to do policy, then that is 25% of first year premium for endowment type policies. 25% of that first year premium will be given as the commission. 20% of first year premium is given to the money in money back type policies. In single premium policies, the commission is just 2%. Now, bonus commission is also given on endowment policies. 40% of first year commission is given in the form of bonus in case of endowment policies. Fine, we will see that. It means that if a person is doing any endowment policy of 16 or 17 or 18 years premium PPT, or premium payment term is 16, 17 years, in that case, the commission will be 25%, and 40% of that 25% that comes out to be 10%. So basically, the person will be getting 35% as the commission in first year. Fine. Now, 7.5% of renewal premium is paid as a commission in the second and third year. If जैसे कि अगर किसी ने कोई पॉलिसी की है तो फर्स्ट ईयर तो 35% मिल गया, सेकंड ईयर भी उस पॉलिसी से जब प्रीमियम जमा होगा उसका 7.5% मिलेगा, थर्ड ईयर भी 7.5% मिलेगा उसमें, फोर्थ ईयर एंड सब्सिक्वेंट, फोर्थ ईयर से आगे जो भी प्रीमियम जमा होगा उसमें 5% का रिन्यूअल कमीशन जो एडवाइजर है उनको मिलता रहेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिडिटरी कमीशन, इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है किसी एडवाइजर के, तो उन्होंने जो भी पॉलिसियां की हैं तो उसके जो भी कमीशन बन के आ रहा होगा उनके नॉमिनी को मिलता रहेगा. दिस इज हेरिडिटरी कमीशन. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अर्निंग पोटेंशियल ऑफ LIC एजेंसी. ओके, लेट्स सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल. फर्स्ट ईयर, अबाउट द फर्स्ट ईयर. लेट्स सपोज किसी ने कोई पॉलिसी की, पहले साल किया, और मैं एक सिंपल सा टारगेट रखता हूँ, हर महीने ईच मंथ एक पॉलिसी का. तो सपोज दैट कि किसी ने अगर एक पॉलिसी की हर मंथ, वन मंथ ईच मंथ, वन पॉलिसी ईच मंथ, ईच मंथ, एंड एवरेज प्रीमियम में लेके चलता हूँ जो भी उन्होंने पहले साल जो पॉलिसीज की हैं उसमें एवरेज प्रीमियम है, लेट्स इट बी 20,000, 20,000 रुपए का एवरेज प्रीमियम है जो भी उन्होंने पॉलिसीज की. लेट्स सपोज कि उन्होंने एक पॉलिसी में 30,000 का प्रीमियम था, एक में 10,000 का प्रीमियम था, एवरेज आउट कम्स आउट टू बी दोनों पॉलिसीज में 20,000 का. फाइन. नाउ सेकेंड ईयर
जो भी हम काम करते हैं, जैसे जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमेशा यही रहता है कि जो इस साल का मेरी सैलरी है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो लेट्स सपोज मैं सिंपल सा एक इंक्रीज लेता हूँ 10% का, ज्यादा नहीं, बस 10% का इंक्रीज लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने जो भी पॉलिसीज की हैं फर्स्ट ईयर की, उसमें बस 10% का इंक्रीज करो, तो मैंने टोटल 1 पॉलिसी ईच मंथ है, टोटल 12 पॉलिसीज हो जाएंगी ईयर में, 12 पॉलिसीज इन ईयर। मैं उसमें बस 10% इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब कि नेक्स्ट ईयर मैं 13 पॉलिसीज कर रहा हूँ। ठीक है। और जो प्रीमियम था 20,000 का, उसमें भी मैंने 10% बढ़ाया, तो बेसिकली इट कम्स आउट टू बी 22,000। ठीक है। 20,000 रुपये एवरेज प्रीमियम था, उसमें बस 10% का इंक्रीज किया मैंने। बेसिकली कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी पॉलिसीज मैंने की है प्रीवियस ईयर में, नेक्स्ट ईयर जो भी नंबर ऑफ पॉलिसी उसमें बस 10% बढ़ाया मैंने, जस्ट 10% वहां बढ़ाया, और 10% मैंने बढ़ाया जो भी मेरा एवरेज प्रीमियम था उसमें 10% मैंने बढ़ाया, दैट्स ऑल, सिंपल। तो अगर आप देखेंगे कि जस्ट 10% की इंक्रीज से प्रीमियम में और पॉलिसी में आप देखिए कितना ज्यादा फर्क आ जाएगा। By increasing annual premium and policy sale by just 10% every year, आपका जो एनुअल इनकम जो इंक्रीज होगा, आपको जान के हैरानी होगी, 42% इन जस्ट 2 years, 100% 3 years, 250% इन जस्ट 4 years। इन द मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आपका जो पहले साल का जो भी आपने कमीशन अर्न किया, लेट सपोज मंथली उसका एवरेज आउट था, लेट सपोज 20,000, तो 3 साल जो थर्ड ईयर होगा आपका, थर्ड ईयर में अगर आपने बस हर साल आप 10% का इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको जो है वो 20,000 एवरेज जो था अगर मंथली फर्स्ट ईयर का, तो थर्ड ईयर आपका जो होगा 40,000 हो जाएगा। सो कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, बहुत कम ही प्रोफेशन होंगे जिसमें केवल 10% के मेहनत के इंक्रीज करने से आपका जो है इनकम इतना ज्यादा बढ़ रहा है। एक बार मैं इसे इरेज कर दूं। आई होप एवरीथिंग दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं एक बार फिर से समराइज करता हूं। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर मैं सिंपल हर साल जो भी मैंने पॉलिसीज की हैं प्रीवियस ईयर, उससे बस 10% इंक्रीज करूं, और इसके अलावा जो भी मेरे जो एवरेज प्रीमियम रहा है उसको भी मैं 10% इंक्रीज करूं, तो व्हाट आई विल गेट 42% सेकेंड ईयर में इंक्रीज होगा। अगर किसी ने 20,000 का उनका मंथली कमीशन था, सॉरी मंथली इनकम था लास्ट ईयर में, तो उसमें 42% इंक्रीज होके मिलेगा, 142 हो जाएगा वो। अगर थर्ड ईयर की बात करें तो 100% हो जाएगा, 500% जस्ट 7 years एंड 900% इन जस्ट 10 years। इतना ज्यादा फर्क आता है, तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। जो भी रिन्यूअल कमीशन होता है इसका ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। नाउ ये कैसे होता है, इसका एक मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। Wait a second. Just a second. Okay. Okay. So I was saying, I hope this Excel is visible to everyone. Now, मैं सिंपल 10% का इंक्रीज कर रहा हूँ हर साल, जो भी मैंने पॉलिसीज की हैं 10% का इंक्रीज कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी, मैं थोड़ा सा इसमें समझा दूं, ये जो है मेरा ईच मंथ की गई पॉलिसीज है,
Here I am taking just one policy. Total policy नहीं है, comes out to be 12. Average PM जो था मेरा that is 20,000 and total yearly PM हो गया मेरा 20 policy से मिला के 2 lakh 12 policy से मिला के 2,40,000. This column is about the earning of first year. This is of the second year, third year, and subsequently fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th year. Fine. I hope it's clear. Fine. One more thing. Now, ये जो कुछ ये जो बॉक्सेस हैं इनको थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दो. ये येलो बॉक्स आप देख रहे हैं, येलो बॉक्स इज अबाउट द earning of the policy done in the first year. Fine. Let's see this one. This is the yellow box. This part, yellow part boxes show the earning of the policy done in the first year. Similarly, red one shows the fourth year policy done earning of the fourth policy done in the fourth year. This one, red one. As you can see, this one. So each color signifies the earning done by the policies done in that year. Fine. So you can see. Okay. Now you can see if I am doing just one policy, single one policy किया मैंने, 12 पॉलिसी टोटल हुई हैं, 20,000 का मेरा एवरेज पीएम रहा है, 2,40,000 टोटल जमा हुआ है. इसका जो आपको कमीशन आ रहा है, टोटल आपका ये जो प्रीमियम जमा हुआ 2,40,000 हुआ है ये वाला, ठीक है. और इसका 35% क्योंकि मेरा जो कमीशन होता है आपका 35% होता है फर्स्ट ईयर का, अबव 14 ईयर्स के पीपीटी में, तो ये 84,000 रुपीज आ रहा है. तो ईयरली इनकम हो गया आपका 84,000 रुपीज का फर्स्ट ईयर. इसका अगर मैं एवरेज आउट करूं, सो इट कम्स आउट टू बी मंथली आपका होता है 7,000 हो जा रहा है. फाइन. आई होप इट्स विजिबल. सेकंड ईयर मैंने क्या किया, सेकंड ईयर में बस 10% का इंक्रीज किया, इन द सेंस कि जो मैंने पॉलिसीज 12 पॉलिसीज साल में की थी, नाउ यू कैन सी 13 पॉलिसीज हुई हैं सेकंड ईयर में. आई होप इट्स विजिबल. उसके नीचे मेरा एवरेज पीएम था 20,000 फर्स्ट ईयर का था, मैंने इसमें 22,000 ले रखा है. दैट्स ऑल सिंपल. 10% मैंने इसमें भी इंक्रीज किया. अब इससे देखिए आपका जो इनकम है इसमें 9,970 का 42% करीब इंक्रीज हो रहा है. थर्ड ईयर जो आपका इनकम होगा मंथली आपका 13,564 होगा, अराउंड 100% का इंक्रीज हो जा रहा है वो. सिमिलरली देखेंगे अगर आप यहाँ पे आपका फिफ्थ ईयर में भी देखेंगे आप, तो 7 है, इसका आपका जो है 22,069 हो जा रहा है. तो ये जो है ना मैजिकल इफेक्ट डालता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट डालता है. जो रिन्यूअल कमीशन की बात करें, मैं सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने कोई भी मैंने इसमें सिंपल 10% का ग्रोथ लिया है. अगर सिंपल 10% का भी ग्रोथ देता हूँ, तो ये देखिए आपका जो हर साल जो इंक्रीज हो रहा है आपका, ये कितना ज्यादा हो रहा है. मैं 10% की जगह लेट्स सपोज 20% ले लेता हूँ, तो फिर सी क्या, अगर मैं 20% ले लिया मैंने, नाउ सी 7,000 का था, आपको 18,000 आपका जो है 20% का जो ग्रोथ लिया मैंने. 12 पॉलिसीज फर्स्ट ईयर थी, सेकंड ईयर 14 पॉलिसीज हो गई, उसका 14 का 17 हुआ, 20%. 20,000 आपका फर्स्ट ईयर का एवरेज पीएम था, सेकंड ईयर उसका 20% बढ़ा के मैंने 24,000 किया है. फाइन. इनकम देखिए 7,000 फर्स्ट ईयर था, आपका 18,000 थर्ड ईयर हो जाएगा. सेकंड ईयर आपका जो है आपको करीब 160 टू 170 60 टू 70% इंक्रीज हो जाएगा. तो ये काफी ज्यादा होता है. इवन मैं 5% भी लेता हूँ तो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ हो जाता है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना अर्न करना चाहते हैं और कितना आप अपनी इनकम को रखना चाहते हैं. आप उसी प्रोपोर्शन में अपने इनकम को बढ़ाइए, आप उसी प्रोपोर्शन में आप अपनी जो है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ कीजिए पॉलिसीज में. फाइन. तो आई होप इट्स क्लियर. आप सभी को समझ में आ गई बात होगी कि इसका मैजिकल इफेक्ट क्या होता है. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द स्लाइड. फाइन. वी हैव डिस्कस अबाउट कमीशन एक्सेल शीट. नाउ अर्निंग पोटेंशियल जैसे हमने डिस्कस किया था, जस्ट 10% का एनुअल प्रीमियम और एनुअल पॉलिसी में इंक्रीज करते हैं तो मेरा 42% सेकंड ईयर में बढ़ जा रहा है, सेकंड ईयर में हो जा रहा है. 100% आपका ग्रोथ जो है थर्ड ईयर में हो रहा है, 250 इन फोर्थ ईयर, 500% इन 7 ईयर, और 900% का ग्रोथ होता है 10 ईयर्स में.
तो ये बस 10% के इंक्रीज पे देखिए आपको कितना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो ये कंपाउंडिंग इफेक्ट लाता है। इसके अलावा हम एजेंसी के एलआईसी एजेंसी के दूसरे लाभ को भी देख लें, बेनिफिट्स को भी देख लें। एलआईसी में आप जस्ट 12 पॉलिसी साल में और 1 लाख का प्रीमियम टोटल जमा करा के 3 लाख तक का की ग्रेचुइटी के आप हकदार बन सकते हैं, और पेंशन पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों के हकदार बन सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप सिंपल 12-12 पॉलिसी भी साल में कर लेते हैं और 1 लाख का टोटल प्रीमियम जमा होता है, तो उसमें आपको पेंशन भी एलआईसी प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ 3 लाख तक की ग्रेचुइटी भी देगी। हेरिडिटरी कमीशन, एजेंट की मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा की गई सारी पॉलिसीज का कमीशन उसके परिवार को मिलता रहेगा। अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जैसे मैंने पहले बताया, तो इन दैट केस उनकी डेथ हो जाने पे ऐसा नहीं कि उनकी पॉलिसी जो उन्होंने कर रखी है वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, उनका कमीशन बंद हो जाएगा, नहीं। जब तक उनकी पॉलिसीज में प्रीमियम जमा होता रहेगा जो जो उन्होंने कर रखा है, तो उनके नॉमिनी को वो पैसे जरूर मिलेंगे। इसके अलावा एलआईसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो भी उसके जो एम्प्लॉइज होते हैं या फिर जो उससे जुड़े लोग होते हैं, जैसा वो परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे उनको अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो एलआईसी भी अपने जो भी एडवाइजर होते हैं, जो उनके काम अच्छे होते हैं, उसके बेसिस पे उनको अलग अलग बेनिफिट्स देती है। सब्सिडाइज रेट पे 60 लाख तक का हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। इवन 20 लाख तक की इंटरेस्ट फ्री एडवांस देती है फोर व्हीलर के परचेज के लिए। ₹5 लाख तक का मेडिक्लेम प्रोवाइड करती है। 10 लाख तक का ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एलआईसी। ऑफिस अलाउंसेस के तौर पे ₹1 लाख तक का पैसा एलआईसी देती है। और यही नहीं, आपको इंटरेस्ट फ्री एडवांस मिलता है अगर लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये भी बेनिफिट देती है, बट ये सभी कुछ आपके कार्य को देखते हुए मिलेगा। 30,000 तक का इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलता है। कोई भी फेस्टिवल आ रहा हो उसमें आपको जो है अगर कुछ एडवांस ही होता है तो 30,000 तक का आपको मिल सकता है। आपको एयर फेयर और आपको रेल फेयर सेकंड एसी का और आपको एयर फेयर इकोनॉमी क्लास तक का जो होता है, जो भी होगा आपको ट्रैवल के लिए वो एलआईसी रिम्बर्स करती है। एलटीसी के तौर पे कह सकते हैं, एलटीसी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एलआईसी के जुड़ने पे मिलती हैं। तो दैट्स व्हाई आप एलआईसी के साथ जुड़िए। आप सभी का स्वागत है इसमें। और इसके साथ जुड़ के आप अपना ग्रोथ मेंटेन रखिए, आपका ग्रोथ कंपाउंडिंग होगा और आप काफी अच्छा अर्न कीजिएगा। इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एलिजिबिलिटी वो देख लें। 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, प्रेफरेबली ग्रेजुएशन हम एक्सेप्ट करते हैं, बट 10th स्टैंडर्ड तक जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसका। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मार्केटिंग स्किल होनी चाहिए, और ये इस काम को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों तौर पे आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी जो है कि आपके अंदर पैसा कमाने की प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप अर्न करना चाहते हैं, पूरा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? आपको जो भी नॉलेज चाहिए होगा सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँगी, कैसे मार्केट में जाना है, क्या करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे कंपेयर करना है, वो सारी चीज़ें हम बताएँगे आपको। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपके अंदर पैसे कमाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में क्या है? एजुकेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, 2 कलर फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फी आपकी होती है ₹150 की। आईआरडीए का ऑनलाइन एग्जामिनेशन फी होता है 504, जैसे मैंने शुरू में बताया। एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन किसी भी कोई भी एक क्वालिफिकेशन का चल जाएगा। पैन कार्ड, 2 कलर फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डीएल या कोई यूटिलिटी बिल, ये भी चल जाता है हमारा। इवन रेंट एग्रीमेंट भी एड्रेस प्रूफ के तौर पे चल जाता है। हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, कैसे आपको इंश्योरेंस में कैसे आगे बढ़ना है। इसमें हम आपको बताएँगे इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या है। ये सारे टूल्स हैं जिस बेसिस पे आप लोगों को टच कर सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। यही नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में सेविंग के हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सुकन्या समृद्धि काफ़ी फेमस है। वो उसमें और हमारे एलआईसी के प्रोडक्ट्स में क्या रिलेशनशिप है, कैसे कौन-सा बेटर है, कैसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। पीपीएफ के बारे में सभी जानते हैं, बट उसको एलआईसी पॉलिसी कैसे कंपेयर करना है, एनपीएस के बारे में, एफडी के बारे में, इन सारी चीज़ों का जो है और एलआईसी प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बीच में कंपैरिज़न हम आपको सारी चीज़ सिखाएँगे। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, सो दैट कि आपको जो है ना किसी के सामने जो है कोई अगर कोई क्वेरी करता है तो ऐसा नहीं हो कि आपको शांत रहना पड़े या चुप हो जाए। आपको प्रॉपर बताया जाएगा कि कैसे इसमें क्या कमियाँ हैं, किसमें सुकन्या समृद्धि में क्या अच्छाई है, और सुकन्या समृद्धि में क्या कमियाँ हैं जो कि एलआईसी प्रोडक्ट उससे बेहतर हो जाती हैं। एनपीएस में क्या अच्छाई है और क्या उसमें कमियाँ हैं जिसके कारण से एलआईसी प्रोडक्ट उससे बेहतर हो जाते हैं। वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हिंट देंगे। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है।
जैसे मैंने बताया था, ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप किसी को भी कोई क्वेरी होती है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस नंबर पे या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा ऑफ़िशियल मेल आईडी है। मेरा ये यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे छोटे-छोटे वीडियोज़ जो मैं प्लान्स के रिगार्डिंग होती है आपके ट्रेनिंग के लिए मैं प्रोवाइड कर देता हूँ सो दैट कि कोई अगर बिज़ी है, किसी को टाइम नहीं मिल पाया तो वो उसके थ्रू वो सीख सके। ठीक है? ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी इससे नॉलेज मिली होगी। आशा करता हूँ आप सभी एलआईसी के साथ जुड़ेंगे और काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग।